यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप हमारे चैनल के साथ में। जैसा कि कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कहा था यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और उस वैकेंसी पे हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले अगर आज बात करें तो हिंदी का हम पहला चैप्टर समझाना स्टार्ट करेंगे आपको, और पहले चैप्टर का वो इतिहास बताएंगे कि जो एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोग गलती कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बड़माला में 52 आपके बड़ हैं, 52 हैं या उससे कम है। अगर स्वरों की बात करें तो कहाँ 13 और कहाँ 11 बोलने हैं आपको। अनुनासिक वगैरह बोलते हैं तो उन मात्राओं के विषय में क्या है। अगर देखें तो पूरी बड़माला में कितनी मात्राएं होती हैं, और भारतीय हिंदी जो है आप जो पढ़ रहे हैं जिसकी लिपि देवनागरी है, उसके साथ साथ कितनी और भाषाओं की लिपि भी देवनागरी होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि बहुत सारे अक्षरों को पूछ लेता है कौन सा अक्षर कौन से उच्चारण से लिया गया, उन उच्चारण के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें, जैसे कि हमने सबसे ऊपर लिखा है हिंदी वर्णमाला का इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपसे अगर कहें तो ये कहना कि जो संविधान बना था तो संविधान में अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग जो है भारत की जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया होगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो संविधान में जो हिंदी है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया। हम आपको लिखकर समझा रहे हैं, चीज़ों को लिखकर समझना स्टार्ट करेंगे। स्लाइड नंबर 1 हमने ले ली है। और बात करें सबसे पहले, जैसे कि आपको बात करना है हिंदी, तो हिंदी में बात करेंगे कि अनुच्छेद 343 ये बताता है कि भारत की जो भाषा है वो राजभाषा होगी। आपकी कौन सी है, आपको बताना होगा हिंदी होगी। इस हिंदी की अगर लिपि की बात करें तो आपको इस तरीके से लिपि के बारे में बताना है कि अगर लिपि की बात करेंगे तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि है भारतीय हिंदी की। देखिए, ना केवल हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत भाषा की भी देवनागरी है, आपको ध्यान रखेंगे। नेपाली भाषा की भी देवनागरी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। गुजराती भाषा की भी जो लिपि है वो आपकी देवनागरी होगी। और गुजराती के साथ साथ अगर आपसे कहें मराठी भाषा की जो लिपि होगी वो भी आपकी देवनागरी लिपि होगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगी। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाता है कि जो अगर हिंदी दिवस की बात करें, जो भारत में हिंदी दिवस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जो राजकीय है आपका हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हमारा। तो बताएंगे 14 सितंबर को जो है, आपको बताना होगा 14 सितंबर वाले दिन क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी आपको और थोड़ा सा टिपिकल करना चाहेगा तो वो ये कह देगा कि अच्छा ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आप बताएंगे सर ये मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाएगा, 10 जनवरी के दिन को मनाया जाएगा। 10 जनवरी के पीछे भी एक कहानी है अगर चर्चा की जाए। आपको ये बताना होगा इस दिन अगर स्वामी विवेकानंद जी जो है भाषण देने के लिए विदेश गए थे 10 जनवरी वाले दिन। और जब 10 जनवरी वाले दिन गए होंगे तो इनके भाषण का जो समय था वो लगभग 7 दिन बाद था। तो 7 दिन तक इन्होंने क्या करा होगा, दिन में के समय में ये लाइब्रेरी में जाके पुस्तकों को पढ़ते होंगे। और ये कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर इन्होंने पूरी लाइब्रेरी की सारी किताबों को पढ़ लिया था। और जब सभी किताबों को पढ़ लिया था तब लाइब्रेरी का जो इंचार्ज रहा होगा उसने इस बात को कहा होगा कि आप क्या करते हैं, पूरा दिन आप जो है इन किताबों को लिए बैठे रहते हैं। पूरी लाइब्रेरी की आपने किताबों को जो है एक एक करके सारी किताबें देख ली, पढ़ी एक भी नहीं आपने। तब वो लाइब्रेरियन से कहते हैं कि जो है मैंने पूरी लाइब्रेरी की सारी किताबें आपकी पढ़ ली। तब ऐसी कंडीशन में वो उनसे पूछता है, जैसे कुछ किताबों के राइटर पूछेगा उनके बारे में पूछेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ों के आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे देते हैं। तो उस दिनांक को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं, आप ध्यान रखेंगे एक बार। अच्छा, जब संविधान बना होगा तो संविधान बनते समय उस समय जो भाषाएं चूज़ की गई थी तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद 8 भाषाएं चूज़ की गई हैं बाद में। वो कब कब कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि संविधान में कितनी है, 14 भाषाएं थी। ठीक है, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। हमें गलती नहीं करनी है, हमें बहुत ध्यान समझना है। मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। ठीक है सर, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में है, आपको ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी अनुसूची में बात की गई है, 8वीं अनुसूची में है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे, 8वीं अनुसूची होगी आपकी। इसमें जो 14 भाषाओं के बाद जब 8 भाषाएं जोड़ी गई होंगी तो पहली जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के तहत। 21 के बाद आपको ध्यान रखना होगा 71वां संविधान संशोधन। और 71 के 21 और 71 हो गए आपके 92, तो ये बता देंगे आप 92वां संविधान संशोधन हुआ होगा।
21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था, आपको ध्यान रखेंगे। अगला वाला 1992 में हुआ था, ठीक है। और 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2003 में हुआ था। 21वें संविधान संशोधन के तहत केवल एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का नाम था सिंधी भाषा जोड़ी गई होगी, आपको ये बताना है। उसके बाद आपसे कहेंगे 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 3 भाषाओं को आप नमक करके याद करेंगे, ना माँ का नमक, ठीक है, ना माँ का नमक। तो ना का मतलब नेपाली हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक भाषा हो जाएगी आपकी नेपाली, बता देंगे। नेपाली के बाद दूसरी भाषा हो जाएगी आपकी माफ और मणिपुरी हो जाएगी, और उसके बाद तीसरी भाषा का मतलब कोंकणी हो जाएगी। इस तरीके से 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई होंगी। आगे की बात करें सर, 3 भाषाओं के बाद 4 जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, क्योंकि टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो 4 भाषाओं में आप बताओगे। एक भाषा का नाम था बोडो, तो एक तो हो जाएगी बोडो, दूसरी हो जाएगी डोंगरी, बोडो डोंगरी, फिर हो जाएगी आपकी संथाली और मैथिली, संथाली, और लास्ट भाषा आपकी मैथिली। इस तरीके से ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई होंगी। तो टोटल इस समय वर्तमान में अगर भाषाएं कहें वर्तमान में, तो वर्तमान में आप कह देंगे सर कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। ये बात ध्यान रखनी होगी। कौन कौन से संविधान के अकॉर्डिंग जोड़ी गई वो बात हमने चर्चा कर ली। हमने ये बता दिया हिंदी जो है अनुच्छेद 343 में है, आपकी आर्टिकल 343 में है, ठीक है। 343 से लेकर अगर आपको बात करें तो 351 तक आपको ये भारतीय भाषा के तौर पर सारा का सारा जिक्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई, आई थिंक समझता हूँ 2 स्लाइड आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बन जाते हैं फिर हिंदी वर्णमाला में उतर आते हैं, आपके स्वर और व्यंजन में बनते हैं। तो स्वरों के बारे में आपको देखो बात करें तो स्वर आपके 11 हैं। देखिए आपको मैं 11 बता रहा हूँ, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर स्वरों की बात करें तो आप स्वर लेंगे 11 से। 11 में कैसे बताएंगे, आप बताएंगे सबसे पहला अगर स्वर हो गया आपका छोटा आ, फिर ये बड़ा वाला आ हो जाएगा, छोटी वाली ई हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, ऊ हो जाएगा, रे से ऋषि हो जाएगा जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। ए से एड़ी, फिर ये वाला पढ़ते हैं, बड़ा ए पढ़ते हैं, औ से औकली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बड़े औ से औरत पढ़ते हैं। आई थिंक समझता हूँ 3 और 3 3 ये हो गए, 3 6 और 2 8 और 3 11 हो गए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, री से ऋषि जो है आपका ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से लेने का मतलब है इसे हमने तत्सम बोल दिया है। आपसे कभी पूछ ले तत्सम स्वर कौन सा है, तो रे से ऋषि जो है आपका वो तत्सम है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये 11 स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर वो होते हैं जो किसी बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप जैसे कि व्यंजन जो पढ़ते हैं हम, जैसे हमने कहा आपसे का से कबूतर पढ़ते हो आप, तो का जो पढ़ते हो वो का में आपको पता होगा का आ, तो इसकी आ की सहायता से का, तो उसमें आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए आप जो है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा एक बात और आती है, बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से समझने वाली बात आती है। अब इसके बाद आप ये वाला एक अंग से अंगूर पढ़ते हैं, और एक आप ये चंद्रबिंदु वाला पढ़ते हैं। इनकी बात करें तो आपसे कभी भी पूछ ले, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इन दोनों की बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे, ये दोनों शब्द आपके अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह। अच्छा अयोगवाह में भी ना इसका ध्यान रखना, ये हिंदी वर्णमाला के पंचम वर्ण जो होता है उसका हिस्सा है स्वरों में। कभी पूछ ले हिंदी वर्णमाला का पंचम अक्षर का स्वरों का मतलब क्या है आपसे, तो देखिए मैं आज आपको एक हिंदी की बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से। एक नई स्लाइड पे चीज़ों को मैं आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे कि आपने पढ़ा होगा का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, ज, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। टा ठा डा ढा ड़ा पढ़ा होगा। फिर आपने त, थ, द, ध, ना, पा, फा, बा, भा, मा। पहले इनकी ही बात करते हैं। देखिए ये जो दिखाई दिए ना पंचम वर्ण वाले, ये सारे के सारे ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन है, ये नासिक के व्यंजन है। आप देखो हमने बात करी, एक तो नासिक के व्यंजन बोलेंगे आप इन्हें, ये नाक से बोलने वाले व्यंजन है, चढ़ा, या,
ड़ा, ना, मा, ये सब नासिक के व्यंजन है आपके। इसके साथ साथ और पेपर में क्या पूछेगा, देखो ध्यान से समझने वाली बात है। अभी जैसे मैंने आपसे ये वाला बोला था जो आपका अंग से अंगूर वाला है, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब ना हल्का सा इसे और नीचे ले लेते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपको, मैंने बना दिया आपसे, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कंचन लिख दिया आपको मैंने, कंचन। तो इस अंक की बिंदी को जो बनाया है, इसे यहाँ से तोड़ दीजिए आप। अब इसे आपने यहाँ से तोड़ा तो आपको देखो अंक की बिंदी जो बनाई मैंने क्या है, का आ गया। अब ये अंक की बिंदी के बाद जो कौन सा है, चा है। चा का अंतिम वर्ण जो पंचम वर्ण है वो कौन सा, या है आपका। तो कंचन में ये अंक की बिंदी हटा के ये बनेगा आपका या, फिर चा और ना, ये बन गया इस तरीके से कंचन। तो कंचन एक इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो अंक की बिंदी जो होती है वो पंचम वर्ण होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। इस तरीके से जब डिटेल को आप समझना स्टार्ट करोगे तो पेपर में इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से क्लियर कराओगे। ऐसे ही हमारे सभी लेक्चर पढ़ होंगे आपको, और शायद मैं समझता हूँ कि अगर आपने ध्यान से लेक्चर को पढ़ लिया और उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए तो एग्ज़ाम में आप जो है पीछे नहीं रहेंगे। और आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कहीं पे लिखा हुआ है पतंग, है ना, तो पतंग लिखा है तो आप क्या करेंगे, अंक की बिंदी से तोड़ दिया आपने। जब पतंग को लिखना स्टार्ट करा तो आपने क्या करा, जैसे पा हो गया, ता हो गया। अब अंक की बिंदी का स्थान गा वाले वर्ग में देखना है, तो गा वाले वर्ग में आपका ये वाला ड़ा है, तो आपने ये वाला ड़ा बना दिया और उसके नीचे गा बना दिया। तो पतंग को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई आपकी बात। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा दिनांक लिखा हुआ, आप बोर्ड पर खूब देखते हैं दिनांक लिखा हुआ, तो अंक की बिंदी से फिर इसे काट दिया आपने यहाँ से, तो दी हो गया। फिर आपने दिनांक लिख रहे थे तो दी ना, तो आपका ऐसे ही आ गया। अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के बाद का वाला वर्ग है, तो का में क्या बना है, ये वाला ड़ा बन रहा है, तो ये ड़ा बना के अब नीचे का आ जाएगा दिनांक, ऐसे भी लिखा जाता है। तो बच्चों ने लिखा हुआ तो देखा था इससे पहले बट कभी समझे नहीं थे, है ना, कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। तो शायद आशा करता हूँ ये बात क्लियर आपके हो गई होगी। उसके बाद देखिए ये 25 वर्ण लिखे हुए हैं, का खा गा घा ड़ा, इस तरीके से ये 25 लिखे हुए हैं। ये 25 के 25 स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ये 25 हैं और ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आप याद करिए, देखो ध्यान से, जब का वर्ग पढ़ते हैं आप तो उंगली को आप यहाँ लगाइए और मेरे साथ बोलिए का खा गा घा ड़ा। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके कंठ यहाँ पे आवाज दे रहा होगा। तो ये का खा घा घा ड़ा जो है ये कंठव्य व्यंजन है, ये कंठ से बोलने वाले व्यंजन हो गए। ध्यान रखने वाली बात है, कंठव्य हो गई। इसके बाद हमने पढ़ा चा छा जा झांग या, इन सभी में आप देखो जीभ जो है आपके ऊपर तालवे से लग रही होगी, तो इस वजह से ये तालव्य व्यंजन बोले गए हैं। इसके बाद टा ठा डा ढा, आप जब ये पढ़ेंगे टा ठा तो जीभ को देखेंगे, जीभ दांतों के पीछे वाले भाग पर जाकर मुड़ रही होगी। इस तरीके से इस वर्ग का नाम मूर्धन्य व्यंजन पड़ा है, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धव्य भी लिखा हुआ होगा या मूर्धन्य। फिर आप पढ़ेंगे ता था दा धा ना, ये सारे के सारे जब पढ़ोगे ता था दा धा, तो जीभ आपकी कहाँ होगी, दांतों से टच कर रही होगी, इस कारण इनका नाम दंतव्य व्यंजन पड़ा है। और जब आप पा फा बा भा पढ़ रहे होंगे तो इनमें क्या होगा, आप जब इन्हें पढ़ोगे तो आपकी जीभ होठों पर जाकर, मतलब होठ आपस में मिले होंगे, पा फा बा भा, तो होठों से मिलने की वजह से इनका नाम ओष्ठव्य व्यंजन पड़ा है। इस तरीके से देखो पूरे 52 अक्षर आपको याद करने हैं। मैंने क्या बताया, 25 तो ये हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके या रा ला वा। ये या रा ला वा जो है आपके, आप बोले या रा ला वा, तो इसमें पेट आपका अंदर की ओर भाग रहा होगा, तो ये अंतस्थ व्यंजन इन्हें बोलते हैं। ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। ऐसे ही आपका आपने पढ़ा होगा शा शा सा हा, इन सभी में वायु जो होती है वो बाहर की ओर निकल रही होती है, इस कारण इनका ऊष्म व्यंजन नाम पड़ा है, ऊष्म व्यंजन। कितने हो गए, 25 यहाँ तक और 8, ये 25 और 8 33 हो गए। 33 यहाँ पढ़ाए हम,
और देखो ऊपर अभी हमने का खा गा पढ़ा था कहीं, देखो कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है। 11 हमने ये स्वर पढ़े थे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इन 11 स्वरों की बात कर ली। ये स्वरों की संख्या 11 देख ली। तो 33 और 11 हो गए आपके 44। 44 में से दो हमने अयोग बहा देख लिए, 44 और दो हो गए 46। 46 में अब आ जाते हैं चार और देखते हैं आप, वो आ जाते हैं आपके कौन से, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक। ये आपके हो जाते हैं संयुक्ताक्षर अक्षर। ठीक है, क्योंकि ये कई कई अक्षरों से मिलकर बने हैं इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर बोले गए। चार ये देखने को मिल गए आपको। तो कितने हो गए, 46 और 4 50 आपने पढ़ लिए। ये संयुक्ताक्षर है। अच्छा, इसमें भी बहुत डिटेल से समझ जाऊँ अगर मैं, तो देखो ये छा से क्षत्रिय है, तो छा से क्षत्रिय का स्थान जो है वो का और शा इसके बीच में है, का और खा के बीच में, यहाँ छा से क्षत्रिय होता है। त्रा से त्रिशूल जो अगला बनाया मैंने, वो त्रा से त्रिशूल का स्थान ता और था के बीच में त्रा से त्रिशूल का स्थान होता है। ज्ञा से ज्ञानी जो बनाया वो आपका जा और उआ के बीच में, इसके बीच में होगा आपका, यहाँ पर होगा, इसमें आपका आ जाएगा ज्ञा से ज्ञानी आ जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। अब दो अक्षर कौन से बचे, तो दो अक्षरों में आपने शायद, मुझे ध्यान आ रहा है आपने ये वाले पढ़ रखे होंगे, एक ड़ा ये वाला बहुत बनाते होंगे आप, और ये एक ढा से ढक्कन के नीचे बिंदी वाले, ये दो अक्षर बचे। इन दो अक्षरों को हम उच्छिप्त व्यंजन करके बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त के साथ साथ गौण व्यंजन भी इन्हें ही बोलते हैं। इन्हीं व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इन्हीं व्यंजन को ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। तो कुछ भी अब आपसे पूछ ले अब आप बता देंगे। ठीक है, द्विगुणी व्यंजन भी बता दिया आपको मैंने, द्विगुणी बोलते हैं, गौड़ बोलते हैं, उच्छिप्त हो या ताड़न जात। इस तरीके से टोटल हमारे 52 अक्षरों की वर्णमाला बनती है। बताइए, ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक आई थिंक समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत भी है तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और बताएं जरूर कि हिंदी के बारे में आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। अब एक स्लाइड में लेकर मैं कुछ पॉइंट्स और आपको बता दे रहा हूँ जो कंफ्यूज नहीं होने हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर बड़ों की संख्या पूछे, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में बड़ों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कितने बड़ हैं, आप बता देंगे 44। और देवनागरी में पूछे, अगर देवनागरी वर्णमाला, देवनागरी में पूछे आपसे तो टोटल आपके 52 हो जाएंगे। अगर मात्राओं की बात करें कि कितनी मात्राएं, तो मात्राएं बताएंगे 10 मात्राएं पेपर में ये पूछे जाते हैं आपसे। स्वर पूछे तो आप बता देंगे 11 है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हिंदी के पहले चैप्टर की अब आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल को इसी लेक्चर के आगे जो टॉपिक होंगे उन्हें बताते हुए एक नया टॉपिक इसी के साथ में जो समझाने का होगा वो समझाते हुए चले जाएंगे। पहले आपको लगभग एक हफ्ते के अंदर पूरी हिंदी में जितना भी समझाने का मैटर है, चाहे संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो आपके, या मैंने कहा जो भी छंद वगैरह हो, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपको एक हफ्ते के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो शायद मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके बाद शाम को आपको हम ज्योग्राफी प्रोवाइड और उसके साथ साथ पॉलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, और सारे टॉपिक आपको जो भी यूपी पुलिस से रिगार्डिंग होंगे वो सारे टॉपिक खत्म करा दिए जाएंगे। आपके लिए केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।